हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो एलिजा इम्पे, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश। 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इसे भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। किसको? मैकाले को। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की।
लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और वे 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम के अनुसार बंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया तथा इन प्रांतीय परिषदों के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति न प्राप्त कर ले। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार अगर बात करें तो विधान मंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। पहला, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, और इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरा, सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संतुति के आधार पर ही 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ, याद रखिएगा, भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों और 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी, इनको मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन, याद रखिएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया और आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के
या विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन, याद रखिएगा, व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियों, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 का जो अधिनियम है, इसमें जो प्रावधान था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1935 के मुख्य उपबंध जो है इस प्रकार है। संघात्मक सरकार की स्थापना, ठीक है। पहला जो 1935 के जो मुख्य उपबंध है, इसमें पहली जो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 का अधिनियम से ही लिया गया है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री का जो है पद संभाला और वे पंचशील के प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है अस्वीकार किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। आलोचकों ने क्या कहा? आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को, जो भ्रष्टाचार था, कुप्रशासन था, इसको दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। सेकेंड प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? 1773। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न संख्या थर्ड है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सेम क्वेश्चन सेम आंसर। सही जवाब है 1773। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद के लिए प्रावधानित किया गया था? निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद के लिए प्रावधानित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में, यानी ए ऑप्शन। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। 5 नंबर है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना ही इसके उद्देश्यों में शामिल था। 1773 में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया था और 1774 में लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 ईस्वी में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। याद रखिएगा,
6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जो है 1773, ए ऑप्शन। तो याद रखिएगा, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 7 नंबर है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? इनमें से कोई नहीं सही जवाब है, आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 8 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 9 नंबर है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 ईस्वी का एक्ट के द्वारा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। 1786 ईस्वी का एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया और उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका सही जवाब क्या है आप बताइए। देखिए इसका सही जवाब है 1786 का एक्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस भी किया था। और 11 नंबर है, 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का जो कारण था वो क्या था? 1793 में एक विनियम के द्वारा जो है जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? इसका सही जवाब क्या है आप बताइए। तो देखिए इसका जो सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को जो है अपनाया। 12 नंबर है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। इसका सही जवाब है 1813 में, सी ऑप्शन। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। चार्टर कानून ने ही अपनी देखिए जो चार्टर कानून था इसने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मशीनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। 15 नंबर है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से जो एक कारण है आपको बताना है, वह कारण कौन सा है? वह कारण है सी ऑप्शन। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है वित्तीय प्रावधान किया गया था। देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेश में विज्ञान की उन्नति और आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया जाए। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया जो है वार्षिक देने के लिए इस प्रावधान मतलब कि इस चार्टर अधिनियम 1813 में प्रावधान किया गया था। 16 नंबर है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो बताइए, चार्टर एक्ट 1833 इसमें निम्न प्रावधानों में से यानी 4 प्रावधान ऑप्शन में दिए गए हैं, उनमें से एक नहीं था। वो कौन सा प्रावधान था? इसका सही जवाब है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, यानी डी ऑप्शन आपका जो दिया गया है। एक चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों में शामिल नहीं था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। उससे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। 18 नंबर है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। देखिए, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 जो थे क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधान था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1853, सी ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1853। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने के लिए एक निश्चित कदम उठाया गया।
भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? 1922 में, याद रखिएगा। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी। इसके पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर यानी एपीएससी का नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया, यानी संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। 21 नंबर है, इसमें जो है आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं और सही जवाब ढूंढते हैं। देखिए वैसे इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगर आप मैचिंग कीजिएगा तो इसका सही जवाब यानी जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर, किसको? वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पीट का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश, बसने और कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार दिया गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यह प्रावधान चार्टर अधिनियम 1833 में प्रावधानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, सूची 1 सूची 2 के साथ इसमें भी आपको मिलान करना है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। देखिए उसका चीन तथा चाय, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन और चाय के व्यापार के एकाधिकार का जो अधिकार था यह चलता रहा, यानी इसको छोड़कर, ठीक है। तो ये जो चीन तथा उसका चीन तथा चाय के व्यापार का जो एकाधिकार था यह चलता रहा, कंटिन्यू रहा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के निर्देशों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। तो याद रखिएगा। और 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को जो है कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। तो चलिए अब मिलान करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 का जो संबंध है, अब आप बताइए इसका जो प्रावधान है, इसमें जो प्रावधान था जो ऑप्शन में दिया गया है साइड सेकंड की तरफ यानी इस तरफ, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए चार्टर एक्ट 1813 में जो प्रावधान था, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका जो संबंध था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया, यानी बी का 4।
एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1858, इसका जो संबंध है बताइए। तो देखिए, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका जो संबंध है आपको मालूम है, एक बचा है। पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो आपको मालूम है, सही जवाब है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत, यानी डी ऑप्शन। और 24 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है। देखिए, यदि प्रश्न में चाय व शक्कर के स्थान पर चाय व चीन के साथ वाक्य होता तो आपका सही विकल्प डी होता। ठीक है, इसीलिए एमपीपीसीएस ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसको जो है इसका अंक बोनस अंक दे दिया था, यानी इस प्रश्न को बोनस के रूप में दे दिया था, और इसीलिए इसका जो ऑप्शन है डाउटफुल है। तो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया किस चार्टर एक्ट के द्वारा? आपको बताना इंपॉर्टेंट है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया? याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1757 और 1764 के युद्ध हो, प्लासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो इस प्रकार है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम प्रमुख जो प्रावधान था, कंपनी के जो अधिकार पत्र थे, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना, इसमें शामिल था, इसके प्रावधानों में था यह। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने की एकाधिकार को जो है छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। 26 नंबर है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम के द्वारा एक भारतीय राज सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए, ठीक है, किसके लिए? और उसकी सहायता के लिए जो है और इंग्लैंड में इस अधिनियम के द्वारा एक भारतीय राज सचिव का प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है, अच्छा, इसमें एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद गठित होनी थी, जिसमें 8 सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत होने थे। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो देखिए, इंग्लैंड में एक अधिनियम के द्वारा एक भारतीय राज सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद गठित होनी थी, जिसमें 8 सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत होने थे और से 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। 27 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। बताइए, इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल दूसरा, यानी बी ऑप्शन। केवल दूसरा कथन जो है सत्य है। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को, यानी चाय और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसलिए पहला कथन सत्य नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई और ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। 28 नंबर है, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये जो अध्यादेश था अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। याद रखिएगा, कितने माह तक? 6 माह तक। 29 नंबर है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इसका सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ए ऑप्शन। देखिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। याद रखिएगा, बी ऑप्शन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार अगर बात करें तो विधान मंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। पहला, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया और इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरा, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न यानी 31 से जो है कवर करेंगे, तो आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।